अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्निंग क्लब लाया है आपके लिए एक नया सेशन जिसमें आपको एक स्किल दी जाएगी। एमएस ऑफिस के बारे में आप सबने सुना होगा। आज मैं आपको पहले इसका इंट्रो दूंगी कि एमएस ऑफिस है क्या, इसको सीखना क्यों ज़रूरी है और इसको सीखने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको सीखना ज़रूरी हर स्टूडेंट के लिए होता है क्योंकि आप जब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाते हो आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। तो आप किसी पर डिपेंड नहीं होते कि हमें असाइनमेंट बना दो या हमारी प्रेजेंटेशन आप बना दो। एटलीस्ट आप सेल्फ सपोर्टिव तो हो, आप खुद अपना काम कर सकें। फिर उसके बाद आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो एमफिल कर जाते हैं, पीएचडी कर जाते हैं, लेकिन अपनी सीवी तक खुद नहीं बना सकते। सीवी आप सबको पता होगा, जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं जिसे आप लोग सीवी कहते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने पीएचडी की हुई है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो इतने कॉम्पिटेंट भी नहीं है कि अपनी डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो खुद बना के वो सबमिट करवा सके। वो इस चीज़ के लिए भी किसी फोटो स्टेट वाले के पास जाएंगे, अपने किसी कज़न से कहेंगे, दोस्त से कहेंगे यार मेरी सीवी बना दो। तो क्या फ़ायदा आपकी इतनी एजुकेशन का कि जब आप उसे अच्छी तरीके से पोर्ट्रे ही नहीं कर सकते, आप किसी के सामने अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप सबको एक बेसिक यूज़ पता होना चाहिए कि आप किस तरह से जो है वो फर्दर काम करेंगे। उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपने ऑनलाइन सबमिट करवानी होंगी। वर्ड पे आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। इसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, तो अगर आपको पावर पॉइंट का बेसिक यूज़ ही नहीं पता तो आप उसको किस तरह से जो है वो कैरी आउट करेंगे। फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद भी आप जब थीसिस वगैरह करते हो तो उसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उन्हें बेसिक यूज़ ही नहीं पता होता कि हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरह से करना है। तो इसका जो सीखना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आप इसे सीख के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप में से बहुत से लोगों ने फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। हमारे पास बहुत सी इंटरनेशनल जो है वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्रीलांस है, अपवर्क है, फाइवर वगैरह, जिस पे आप लोग काम करके अर्निंग कर सकते हो। तो फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं इस पे आपको काम देते हैं और आप वो टास्क कंप्लीट करके जब उन्हें देते हो तो आपको उसकी जो है वो अर्निंग मिलती है। इसमें होता क्या है कि आपने सीवी बनाना सीख लिया, आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग आ गई, आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आप सैलरी स्लिप इनवॉइसेस बना सकते हो एमएस एक्सेल पे। तो आप फ्रीलांस की वेबसाइट जो है उसको ओपन करके देखें तो वहाँ पे आपको ऐसे कई टास्क मिलेंगे जिसमें सिंपल काम करना होता है। क्लाइंट आपसे ये कह रहा होता है कि आपने मेरे डाटा में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उनको रेक्टिफाई कर दो। मेरे डॉक्यूमेंट में जो कॉपी पेस्ट का काम करने वाला है वो कर दो, या वर्ड की फाइल को आप जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, पीडीएफ को वर्ड में कर दो। इस तरह की कन्वर्जन्स का आपको कहा जाता है। सिंपल आपको कहा जाता है कि कॉपी पेस्ट करना है आपने डाटा को। तो इस तरह से बहुत सी फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें आप लोग जाके अर्निंग कर सकते हो। लेकिन बात ये कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा स्टार्टिंग आपके लिए मुश्किल होती है क्योंकि आपको अपना एक नाम डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। आप अपनी गिग वगैरह आप बनाते हो, वो एक सेपरेट सारा कोर्स होता है। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ वर्ड सिखाने जा रही हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट की बेसिक नीड है और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। इस तो आज हम लोग सबसे पहले एमएस ऑफिस के जो हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं हम लोग उनको करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ड को डिस्कस करते हैं कि एमएस वर्ड हमारे पास क्या होता है। इसको डाउनलोड आपने, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके करते हैं तो आपको वो आईडी वगैरह या पेमेंट वगैरह का कुछ इशू होता है, तो आपने इसे गेट इनटू पीसी से जाके फ्री में डाउनलोड कर लेना है इस सॉफ्टवेयर को और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने वर्ड को जब ओपन करना है तो आपके पास, जब आप वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस हम लोग कहते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर की जो मेन स्क्रीन होती है। तो आपने यहाँ से सबसे पहले हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी एम्प्टी डॉक्यूमेंट एक ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई। हम इसकी एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे ऊपर सबसे पहले देखें डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है। किसी भी आप सॉफ्टवेयर, यहाँ पे इसका लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उसका नेम लिखा हुआ है, साथ आपके डॉक्यूमेंट का नेम। हमने डॉक्यूमेंट का कोई भी नेम अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया तो इसने ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट 1 इसको सपोज कर लिया। जब तक हम इसे नेम नहीं देंगे ये अपनी मर्जी से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 के नाम से इसको शो करवाता रहेगा हमें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो हम लोग सबसे पहले, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टैब देख सकते हैं। फाइल है हमारे पास, होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होम टैब की तरफ लेके आऊँगी। थोड़ी सी होम टैब की स्टार्टिंग आज लेंगे, उसके बाद मैं कल आपको कुछ, ये आपको बार नज़र आ रही है, इसकी भी कुछ सेटिंग्स है, उसकी वो भी मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे पास होम टैब है। होम टैब में आप सबसे पहले देखें डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं।
क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फिर फॉन्ट सेक्शन है, पैराग्राफ है और स्टाइल्स है, और उसके बाद आपके पास एडिटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लिपबोर्ड को। यहाँ पे बहुत ही फेमिलियर ऑप्शंस है जिनको आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पेस्ट, कट, कॉपी, इन नेम से जो आप लोग हैं वो अवेयर होंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आप खुद से कोई डाटा यहाँ पे लिख लें। अगर आप खुद से डाटा नहीं लिखना चाहते, आप वर्ड का इनबिल्ट डाटा यूज करना चाहेंगे, तो आपके पास एक कोड होता है =rand ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। आप जब =rand ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद जब एंटर करेंगे तो आपके पास ये डाटा लिखा हुआ आ जाएगा। इसका फ़ायदा आपके पास ये होता है कि आप अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं किसी डाटा पर, तो उसके लिए आपको खुद से डाटा नहीं लिखना पड़ता, वर्ड आपको अपना डाटा दे देता है। तो हमारे पास ये कुछ डाटा आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ राइट कॉर्नर में नीचे आपके पास मैग्नीफायर नज़र आ रहा है। जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट इससे जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अपने जो है ये अपने क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस को सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे जाके आप किसी भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास के ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। आप इस डाटा को कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कॉपी का मतलब ये होता है कि ये डाटा आप कॉपी कर लेंगे, ये डाटा यहाँ पे भी रहेगा और डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ आप जाके इसे पेस्ट करवाना चाहते हैं ये वहाँ पे भी रहेगा। लेकिन अगर आप कट कर देंगे तो जो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और जो आप उसकी न्यू पोजीशन आप उसे देंगे ये सिर्फ वहीं पर रहेगा। अब आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट का एक तो ऑप्शन आप ये होगा कि आप यहाँ क्लिपबोर्ड में जाके इसे कट, कॉपी, पेस्ट करें। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है शॉर्ट कीज़ का। शॉर्ट कीज का जो कॉपी है उसके लिए आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+C। आपके कीबोर्ड पे बटन है कंट्रोल और एक C। आप इन दोनों को प्रेस करेंगे। जैसे मैंने इस डाटा को कॉपी करना है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं Ctrl+C प्रेस करूंगी अपने कीबोर्ड से तो ये डाटा कॉपी हो जाएगा। अगर मैं इसे कट करना चाहूँगी तो उसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है Ctrl+X। अगर मैं Ctrl+X करूँगी तो ये डाटा यहाँ से कट हो जाएगा। और पेस्ट के लिए आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+V। जैसे ही आप Ctrl+V करेंगे डाटा जो आपका है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट आप एक तो क्लिपबोर्ड में जाके कर सकते हैं, दूसरा आप अपनी शॉर्ट कीज़ के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पे जब आप डाटा सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आएगी, आप कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं जहाँ से आपको ईजी लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एक फॉर्मेट पेंटर, इसको मैं आपको अभी डिस्कस नहीं कर इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपको फॉर्मेटिंग का पता नहीं चलेगा। तो जब हम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी पढ़ लेंगे उसके बाद मैं ये टूल आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि राइटिंग स्टाइल आप चाह रहे हैं कि आप जॉइंट हैंड राइटिंग में लिखेंगे या बोल्ड में लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे। आप जिस डाटा की जो है फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और आपके पास ये फॉन्ट का पैनल, यहाँ पे जाएं, कैलिब्री बॉडी, आपके पास जो डिफ़ॉल्ट होती है वर्ड की वो कैलिब्री जो वो लैंग्वेज सेलेक्ट की होती है। आप यहाँ से जाके अपनी जो राइटिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंसी, FP, अल्जेरियन है, एरियल ब्लैक, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़ॉन्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। आपने जब आप जितने डाटा को सिलेक्ट करेंगे काम सिर्फ उसी के ऊपर होगा। जब तक आपने जितने डाटा को सिलेक्ट करना है सिर्फ फॉर्मेटिंग आप जो भी उस पर चेंजिंग कर रहे हो सिर्फ उस पर अप्लाई होगी, बाकी डाटा पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। आप कह रहे हो कि मेरी जो वर्ड्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो यहाँ से जाके आप इसका साइज़ अपनी मर्जी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाह रहे हो, जैसे आप लिखते हुए हेडिंग्स लिखते हो तो उन्हें हाईलाइट कर देते हो मार्कर्स। तो इस तरह मैं भी चाह रही हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो बोल्ड होकर नज़र आए। तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से जाके बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ये B जो लिखा हुआ है ये है बोल्ड, इसमें मैं क्लिक करूँगी तो मेरा डाटा ये देखिए प्रोमिनेंट हो गया, डार्कर हो गया। इसके लिए भी आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+B, B से बोल्ड, और इसकी शॉर्ट की भी हमारे पास Ctrl+B है। इसके भी आपके पास 3 तरीके हैं, या आप शॉर्ट की से जाके इसे जो है अप्लाई कर लें। दूसरी चीज़ आप यहाँ से आप डाटा सेलेक्ट करने के बाद जाके यहाँ पे क्लिक करें तो भी बोल्ड हो जाएगा। या अगर आप डाटा सेलेक्ट करके छोड़ें एक दफ़ा तो यहाँ आपको साइड पे एक टूल बार नज़र आती है, वहाँ पे भी आपके पास बोल्ड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ से जाके भी अपने डाटा को बोल्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास
डेटा सिलेक्शन आप अपने माउस से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे चेंजेस अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के डाटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट के डाटा को सिलेक्ट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, या आपके पास शॉर्ट की होती है कंट्रोल A। जब आप कंट्रोल A को प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितना डाटा है वो सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा, और अब आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करेंगे, जो भी चेंजेस अप्लाई करेंगे, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे आपके अप्लाई होंगी। अच्छा, अब देखें, हमने बोल्ड के ऑप्शन को देख लिया। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये नीचे लाइंस हैं, इसको मैं इटैलिक करूँ। इटैलिक का क्या होता है? आप सबने साइंटिफिक नेम लिखे होंगे। साइंटिफिक नेम जब आप अपनी बुक्स में आप जब अपनी बुक्स में पढ़ते थे तो उनको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होता है, तो उससे हम कहते हैं ये इटैलिक में लिखा हुआ है, यानी वर्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते आएंगे। तो हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करके जब आई पे जाके इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो अब अपने वर्ड्स को देखें थोड़े थोड़े टिल्ट हो गए। इसके लिए भी आपके पास शॉर्ट की होती है कंट्रोल I। आप इससे भी इसके इटैलिक कर सकते हैं यहाँ से जाके भी, और उसी तरह जिस तरह बोल्ड को आपने साइड टूल बार से किया था वहाँ से भी जाके इसे इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास की है U, यानी अंडरलाइन। आप अपने किसी डाटा को अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो आपका डाटा जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब है और इसका यूज़ कहाँ होता है? हमने इसे अपनी डेली रूटीन में बहुत ही जगह पे देखा है, लेकिन हम लोग इसे जो है हम लोग इस पर गौर नहीं करते। अब देखिए, मैं डाटा को सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं स्ट्राइक थ्रू कर देती हूँ। स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, इस डाटा पे लाइंस लगी यानी क्रॉस हो गया डाटा। अब स्ट्राइक थ्रू करने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम डाटा गलत लिखा जाए तो हम लोग उसे रिमूव भी कर सकते हैं, डाटा को इजीली उसे डॉक्यूमेंट से डिलीट कर सकते हैं। तो फिर ये स्ट्राइक थ्रू के जरिए ऊपर इस तरह से लाइंस लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, आप जब कभी मार्ट वगैरह पे जाएं या किसी भी शॉपिंग सेंटर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सेल लगी होती है। सेल, अब आप जब सेल की प्राइस देखते हैं तो ऊपर लिखा होता है पहले 300 थी, और 300 को काट के नीचे क्या लिखा होता है, उसकी अब वाली प्राइस। तो वहाँ पे भी आपके पास स्ट्राइक थ्रू यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी हमारे पास एप्लीकेशन है अपनी जनरल लाइफ में कि स्ट्राइक थ्रू हमारे पास बहुत सी जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपके पास तब यूज़ होता है जब आप कोई मैथमेटिकल असाइनमेंट बना रहे हो या फिजिक्स वगैरह का कोई आप फॉर्मूला लिख रहे हो, तो सबस्क्रिप्ट होता है कि आप किसी वर्ड की बेस में कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, और सुपरस्क्रिप्ट होता है आप पावर में कुछ लिखना चाह रहे हैं। मैंने 2 का स्क्वायर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 के बाद 2 लिखूंगी, ये तो 22 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जो सेकंड 2 है उसे सिलेक्ट करने के बाद जाके सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे जब क्लिक करूंगी तो ये पावर की फॉर्म में 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिख रहे होते हैं तो आपने सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट लिखने होते हैं पावर की फॉर्म में या बेस में, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, इसी तरह आप किसी चीज़ को उसकी बेस में लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि 3 जो है वो 2 के नीचे वाली साइड में बेस में लिखा जाए, तो मैं जाके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगी तो ये वहाँ पे आ जाएगा कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को लिखते हुए आपके काम आती है चीज़। उसके बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस 2A नज़र आ रही हैं। ये आपके पास साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए और साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए है। साइज़ इंक्रीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से जाके इसे स्पेसिफाइड रीज़न जो है वो रीडिंग भी दे सकते हैं कि इतना साइज़ कर दो, या आप यहाँ से भी इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इसके साइज़ को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये है कि आप सारे लेटर को चाह रहे हो कि लोअर केस में लिखते हैं, कि यानी सब लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हो, या आप सब लेटर्स को चाह रहे हो कि वो लार्ज केस में लिखे जाए, यानी सब के सब लेटर्स जो हैं वो कैपिटलाइज हो। ये देखें, अगर मैं इसे अपर केस में कर दूंगी तो ये सब के सब लेटर्स मेरे क्या हो गए हैं, कैपिटलाइज हो गए हैं। अगर मैं इसे लोअर केस में कर दूंगी तो देखिए सब के सब स्मॉल हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये कि जैसे आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे। जनरली हमारे पास सेंटेंस जो है केस जो है वही हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होता है। उसके बाद हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है उसको कैपिटलाइज कर दो, तो ये भी यहाँ से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है टोगल केस, जो हमारे पास यूज़ नहीं होता। वैसे अगर कोई मतलब ये हमारे पास जो वे है राइटिंग का वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वैसे ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टोगल केस तो आप कर सकते हैं, यानी कोई लेटर आपको कैपिटलाइज नजर आएगा, कोई आपको जो है वो स्मॉल नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है इरेज की, कि इरेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डाटा को इससे डिलीट कर सकते हैं। डाटा को डिलीट आप बैक स्पेस से करेंगे
यहाँ डाटा को सिलेक्ट करके आप डिलीट के ऑप्शन पे जब कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो फिर इस इरेज का मतलब क्या है? इरेज का मतलब ये कि देखें, मेरे पास ये डाटा ओरिजिनली इस जो मेरे पास ये जो डाटा है ये ओरिजिनली इस फॉर्म में नहीं था। इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, यानी मैंने इसे इटैलिक किया, फिर मैंने इसे अंडरलाइन किया, फिर मैंने इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर जितने काम किए हैं वो सब के सब खत्म हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके जाके इरेजर पे क्लिक करूँगी तो ये जिस फॉर्म में मेरा डाटा था पहले, ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। इसके ऊपर जितनी फॉर्मेटिंग मैंने की थी वो सब की सब क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं हाईलाइट करने की। आप अपने जिस तरह आप पढ़ते हुए बुक्स के अंदर हाईलाइटर से आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना करते हो, इसी तरह जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जाके हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए आपके पास कलर्स होते हैं, येलो कलर है आपके पास, ग्रीन, ब्लू, इस तरह के आपके पास काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आपने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया और अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस हाइलाइटिंग को रिमूव करना चाह रहा हूँ, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहीं से जाके कर देंगे नो कलर। तो आपकी ये जो हाइलाइटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो हाइलाइटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग अपने, ये तो था आप फ़ॉन्ट को हाईलाइट कर रहे हो, अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हो, जो आपने लिखा है उसका कलर आप चाह रहे हो, जैसे ये ब्लैक में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो वर्ड के अंदर ब्लैक की हैं, अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किसी और कलर में है, तो आप यहाँ से जाके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप, मैं जैसे इसका रेड रखना चाहूँगी तो मैं इसे रेड कर दूँगी। अगर इनके अलावा आप और कलर्स को देखना चाहेंगे तो यहाँ मोर कलर्स में जाके आपको कंप्लीट स्कीम मिल जाएगी, आप यहाँ से कोई भी कलर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ग्रेडियंट का, कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट का ज़्यादा अप्लाई आप शेप्स के अंदर करते हो, टेक्स्ट के अंदर इतना नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक दफ़ा। बल्कि हम लोग इस चीज़ को ना, जब हम लोग टेबल्स या शेप्स वगैरह इंसर्ट की टैब में जब हम लोग आएंगे ना, वहाँ पे जाके आपको समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं होगा आपको, तो इस तरह से बात समझ नहीं आएगी। ग्रेडियंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये ग्रेडियंट और ये फॉर्मेट पेंटेड की दो ऑप्शन हम लोग बाद में जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट आप लोग आपके पास आ जाता है पैराग्राफ वाला सेक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखें, जैसे मैंने अभी इसका कलर जो है वो ग्रीन किया है, अब मैं चाह रही हूँ कि जो पहले मेरे पास रेड का कलर था वही हो जाए, इसका कलर ये ग्रीन ना हो। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अंडू और रीडू। अंडू के जो मैंने काम किया वो बैक हो जाए दोबारा, तो मैं Ctrl+Z को प्रेस करूँगी तो जो पहले था डाटा उस फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने दोबारा ग्रीन करना है, यानी रीडू यानी मेरे काम को रीडू कर दो, तो मैं Ctrl+Y करूँगी तो वो फिर से ग्रीन हो जाएगा। Ctrl+Z होता है आप बैक जाना चाह रहे हो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स के ऊपर, Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शंस आ रही हैं पैराग्राफ की ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखें, आप कोई चीज़ पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप कहें कि, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि, जैसे मैं अपने डाटा को अब एक लिस्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे आप लिखें देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, आगे आप नीचे लिस्ट बनाए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब आपने लिस्ट बनाई है तो मैं चाह रही हूँ कि इस लिस्ट के स्टार्ट पे कोई नंबरिंग आ जाए, हमारे पास किसी भी तरह का कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होती है लिस्ट लिखने के लिए। ये देखें, आप जब यहाँ पर जाएंगे आपके पास डिफरेंट टाइप की बुलेट्स दी हुई है, आप चाह रहे हो कि मेरी स्टार्टिंग इस तरह से हो, इस तरह से हो, ये बॉक्स की फॉर्म में हो, डिफरेंट तरह की बुलेट्स आपको दी हुई हैं, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बुलेट्स अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैंने नंबरिंग ही देनी है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप 1 2 3 लिखो। इसमें आप डिफरेंट तरह से देख सकते हैं कि आपके पास रोमन में भी है, आपके पास ABC में भी है, आप जोन सा स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाहो, आप यहाँ से जाके उसे अप्लाई कर सकते हो। फिर आप एक हेडिंग के अंदर आपके पास सब हेडिंग्स भी हैं, तो उसके लिए भी आपके पास क्या स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 4, हेडिंग 7, हेडिंग 8। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल, आप यहाँ से जाके कोई भी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि टेक्स्ट को मूव करने का आपने अलाइनमेंट किस तरह से करनी है। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट की जो है वो हेडिंग दे के आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग दूँ कि माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट मैंने टाइप कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी जो है ये मेरी मेन हेडिंग है, ये सेंटर में आए। अब देखें, एक मेरे पास तरीका ये होगा जो अनप्रोफेशनल वे, आप स्पेस प्रेस कर करके इसे सेंटर में जाकर लेके आएंगे, ठीक है। या आप ये जो हमारे पास होती है, या आप टैब की के थ्रू इसे जो है वो डिस्टेंस देंगे, आप इसे स्पेस के थ्रू देंगे, ठीक है। लेकिन ये अनप्रोफेशनल वे होता है, और ये अनप्रोफेशनल वे जो होता है
ये चेकआउट किया जा सकता है, वो भी मैं आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है। आपके टीचर चेक कर लेते हैं कि बच्चे बच्चे इस बच्चे ने अनप्रोफेशनल वे से काम किया हुआ है, एक अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। अब देखिए मैं चाह रही हूँ माई डॉक्यूमेंट जो है वो सेंटर में लिखा है, तो मैं यहाँ से जाके इस पे सिलेक्ट कर दूँगी सेंटर कंट्रोल ई, तो मेरा जो माई डॉक्यूमेंट का वर्ड है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ ये लेफ्ट साइड पे आ जाए तो मैं यहाँ से जाके इसे लेफ्ट कर दूँगी। अगर मैं चाह रही हूँ ये राइट पे आ जाए तो मैं इसे जाके राइट पे कर दूँगी, तो ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अलाइन करने की ऑप्शंस थी। उसके बाद हमारे पास ये आता है यहाँ पे भी टैब की से जो हम लोग काम कर रहे होते हैं ना कि टैब की से ये वर्ड आगे-आगे मूव करता है, उसी तरह हमारे पास ये 2 एरोज़ आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। इससे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, इससे हम लोग बैकवर्ड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग करना चाहें। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है एक लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग ये कि देखिए ये नीचे मेरे पास जो पैराग्राफ है, मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो पैराग्राफ की लाइन्स है ना उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग से जाके डिस्टेंस को ज़्यादा करूँगी। जितना मैं डिस्टेंस ज़्यादा करूँगी आप देखने कि उतनी ही लाइन्स एक दूसरे से फर्दर अपार्ट मूव करती जा रही हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर की। पहले हमने फ़ॉन्ट कलर देखा, अब ये बैकग्राउंड कलर यानी फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड पे क्या कलर होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट हमारे पास वाइट है, आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सॉर्टिंग की कि आप सॉर्टिंग करना चाहते हो। सॉर्टिंग का मतलब ये कि आप जब ये आपके पास बहुत काम का टूल है। आप किसी एक क्लास की जो वो लिस्ट बना रहे हो जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट आपके पास, जैसे आपके पास आयशा है, बिलाल है, ज़ुनैरा है, तो ज़ुनैरा है और हमारे पास क्या है, रिमशा। ठीक है, अब इस तरह से मैंने तो यहाँ पे 4 नेम सपोज किए। क्लास में आपके पास 100 की स्ट्रेंथ है, 200 की स्ट्रेंथ है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप चाह रहे हो कि मैं इन सब स्टूडेंट्स को ए टू जी सॉर्ट करना चाह रही हूँ, यानी जिन स्टूडेंट के नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले हैं, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। और आपने देखा है कि ऑफिशियल लिस्ट में इसी तरह से सॉर्टिंग की होती है। तो आप बजाय इसके कि एक एक करके देखो कि किसका नाम बी से शुरू हो रहा है मैं उसे पहले लिखूँ, जिसका सी से शुरू हो रहा है मैं उसको बाद में लिखूँ। आप क्या करो, आपने 100 नेम्स लिख लिए, आप यहाँ पे जितने भी नेम्स लिखोगे 100 लिख लिए आपने, आप उनको सिलेक्ट करके यहाँ जाके सॉर्ट पे सिलेक्ट क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे जो है वो सॉर्ट करना चाह रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ये है कि ए टू जी और डिसेंडिंग का मतलब ये है जी टू ए। तो मैं इसे असेंडिंग पे क्लिक करके जब ओके करूँगी तो आप देखेंगे मेरे नाम जो है वो ए बी सी की स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर की कि मैं कोई बॉर्डर देना चाह रही हूँ, जैसे टेक्स्ट के अराउंड मैं कह रही हूँ कि टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाए, बॉर्डर दे दी। मैं टॉप पे चाह रही हूँ, लेफ्ट पे, राइट पे नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर्स हर तरह से, या सिर्फ आउटसाइड पे आप एक ब्लैंक में देना चाह रहे हो, इनसाइड देना चाह रहे हो, जिस तरह से भी आप जो है वो बॉर्डर देना चाहोगे आप दे सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ड्रॉ टेबल की भी, आप यहाँ से भी टेबल जाके ड्रॉ कर सकते हो अपना। इसकी आप यहाँ से भी यदि देखें, आप यहाँ से जाके टेबल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको बाद में डिस्कस करें क्योंकि ये टैब ये जो ऑप्शन है आपकी वो इंसर्ट टैब में जाके जो है वो डिटेल से डिस्कस हम लोग 2 टैब्स पढ़ेंगे, लेआउट और डिज़ाइन। तो अभी हम लोग इसको छोड़ेंगे, हम लोग इंसर्ट में जाके टेबल को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर्स और शेडिंग वगैरह के ऑप्शंस आपके पास हैं। आपने अगर बॉर्डर दे दिया है तो आप उसको किस तरह से कौन सा स्टाइल देना चाह रहे हो। जैसे मैंने इसे ये वाला बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर देने के बाद मैं इसकी शेडिंग देखना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये 3D फॉर्म में आए। इसका यहाँ से मैं विड्थ जो है उसको ज़्यादा कर देती हूँ। कलर मैं इसका यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ तो मैं वो यहाँ से जाके इसको कलर चेंज करूँगी बॉर्डर का। जब मैं ओके करूँगी तो ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। आप इस तरह से किसी भी बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास ये जो ऑप्शन है एक शो हाइड का, शो हाइड के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो। देखें ये अभी डिसेबल है, अगर मैं इसे इनेबल करती हूँ तो जहाँ जहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया है ना वहाँ पे ये हमारे पास शो हो रहा है कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पे एंटर करके जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव किया है। अब देखें अब ये चीज़ कहाँ पे चेक हो सकती है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका एक पेज डॉक्यूमेंट का ख़त्म हो गया या आप चाह रहे हो कि मैंने इस पेज पे इतना ही लिखना है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ, तो अगर आप एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखिए एक ऑप्शन आपके पास होती है ना, आप एंटर प्रेस करते जाएँ, जब पेज खत्म होगा वो आपको खुद ही नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। लेकिन ये अनप्रोफेशनल वे होता है और ये इस तरह से चेक कर सकते हैं टीचर कि इस बच्चे ने एंटर कर करके नेक्स्ट पेज पे गया। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपके पास ऑप्शन होती है डिज़र्ट टैब में ऑप्शन होती है, आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाह रहे हो, आप पेज ब्रेक दे रहे हो, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। ये हमारे पास प्रोफेशनल वे होता है। और ये जो हम लोग एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ये एक अनप्रोफेशनल वे। और अगर कोई टीचर या आप कहीं अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आप अपना डॉक्यूमेंट शो करवा रहे हो तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ पे।
आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो होम टैब के हमारे पास 2 सेक्शंस रहते हैं, स्टाइल्स के, एडिटिंग के, ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के आज जितना हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई भी इशू हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। अल्लाह हाफ़िज़।